हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अराबिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली है। इसके तहत सीएम ने बड़ौदा के 5 गांवों में धुआंधार प्रचार कर बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को जिताने के लिए जाति पाति से ऊपर उठकर वोट अपील की। एक तरफ सीएम ने जहां बड़ौदा में विकास के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ विरोधियों पर खूब गरजे। इस दौरान सीएम ने एमएसपी और मंडियों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर एमएसपी और मंडियां खत्म हो जाएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बड़ौदा उपचुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। 1 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों के दिग्गज बड़ौदा में जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब सीएम भी योगेश्वर के पक्ष में प्रचार करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसके तहत सीएम ने बड़ौदा के 5 गांव कथुरा, धनाना, बड़ौदा, बुटाना और जागसी में प्रचार कर योगेश्वर के पक्ष में माहौल बनाया। इस मौके पर सीएम ने जनता से जाति पाति से ऊपर उठकर योगेश्वर दत्त को जिताने की मनोहर अपील की। ये जो सरकार हमारी है, मनोहर सरकार, मनोहर काम किए हैं, मनोहर मौका है, और इस मनोहर मौके का फायदा उठा के अगर आप लोगों ने 3 तारीख को इस जीत को मनोहर जीत बना दिया तो आपकी हिस्सेदारी भी मनोहर में। तो कहीं जाति पाति के दिमाग में नहीं है, हमारे किसी के दिमाग में नहीं है। तो इसलिए इन चीजों पर बड़ा मन करके हमको आगे बढ़ना है। एक तरफ सीएम ने जहां बड़ौदा में विकास का खाका खींचा और उनकी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी खूब बरसे। सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ौदा प्रचार के दौरान पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर धारा 370 और CAA के बहाने कांग्रेस को घेरा। साथ ही कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। सीएम ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर मंडियां और MSP खत्म हो जाएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने MSP को बेच दो। पहले 1 दुकान होती थी, उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो MSP गारंटी होनी चाहिए और MSP लागू रहेगी। MSP खत्म नहीं होगी और मैं घोषणा करता हूं कि MSP खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने हाल ही में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नरवाल के कांग्रेस के पक्ष में नामांकन वापस लेने पर इशारों में तंज भी कसा कि हमारी जब लिस्ट बनी कि चुनाव किसको लड़ाना है, तो एक इस गांव का बड़ा नेता वो भी हमारी लिस्ट में था और संयोग से वो शुरू में था भी नंबर 1 पर। भाई योगेश्वर तो उनके बाद आते थे। मैंने योगेश्वर को बात की, भाई तुम 2 लोग हो, टिकट या तो योगेश्वर को मिलेगी या उस कथुरा वाले भाई को मिलेगी। अब कथुरा वाले भाई के भाग फुटे, कथुरा का ही है ना, भाग फुटे, आगे बढ़ गया कि ना जी मैं यहां से नहीं वहां से लड़ूंगा। अगलों ने भी ठेंगा दिखा दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बड़ौदा में उन्होंने पिछले 4 महीने में 165 करोड़ के काम किए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि जो वो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन जो नहीं करना है उसके लिए साफ अड़ गए कि नहीं करना है। वहीं सीएम ने कहा कि वो बुटाना के जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, जैसा लोग चाहेंगे वैसा करेंगे। सीएम ने कहा कि किसानों की मंशा के हिसाब से यहाँ IMT स्थापित करेंगे। इसके साथ उन्होंने बड़ौदा में धान मिल लगाने का भी ऐलान किया। यानी आखिरी चरण में पहुंच चुका चुनाव प्रचार में
सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन जीत के लिए किस पर मुहर लगाई जाएगी, इसके लिए 3 को चुनाव और 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। हरियाणा न्यूज के लिए बड़ौदा से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। उधर बड़ौदा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों में वार पलटवार का दौर भी तेज होता जा रहा है। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने बड़ौदा पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार का पार्ट 1 सबसे खराब था, लेकिन सरकार का पार्ट 2 उससे भी बदतर है। दीपेंद्र ने सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सीएम ने कहा था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पंजाब सरकार ने बिल पास किया जो कि हुड्डा सरकार ने 2007 में हरियाणा विधानसभा में पारित किया था कि एमएसपी से कम अगर खरीदोगे तो उस पर प्रतिबंध है, फिर भी कोई खरीदेगा तो उसकी सजा। पंजाब ने पारित कर दी और मुख्यमंत्री जी उसको तो गलत बता रहे हैं और यहाँ के कुछ और कह रहे हैं। वो बिल पारित कर दे विधानसभा में, हम लेके आएंगे। 5 से विधानसभा का सेशन है, जिन्होंने जान के सेशन इलेक्शन के बाद कराया है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ ये सेशन इलेक्शन से पहले होना चाहिए था, इलेक्शन के बाद कराया। 5 को हम विधानसभा के अंदर और जान के इलेक्शन के वोटिंग के तो बाद कराया है और रिजल्ट से पहले खत्म करेंगे सेशन को, क्योंकि इनको पता है रिजल्ट क्या आएगा। मगर फिर भी उस सेशन में हम बिल लेके आएंगे कि एमएसपी से कम खरीदी जाए तो उस पर जो है कानूनन कार्रवाई हो। तो देखते हैं क्या करेंगे उस पर। ये तो इन्होंने तो विश्वासघात किया है। मैंने जिस दिन ये सरकार बन रही थी उसी दिन कहा था जो जनता के जनादेश जन भावना से विश्वासघात करके सौदे पाड़ के अपने निजी सौदे पाड़ के जाएगा, वो जो है मैं समझता हूँ उसको जनता को भी माफ नहीं करेगी। और ये तो जाने के बाद इन लोगों ने तो बिल्कुल ही भट्टा बिठा दिया। खट्टर सरकार पार्ट 1 तो भी बिल्कुल फेल थी, पार्ट 2 खट्टर सरकार जिसका 1-1.25 साल हो गया वो तो उससे भी ज्यादा फेल। ये 1 साल ऐसा बीता, इस 1 साल में लॉकडाउन में शराब घोटाला सामने आया, लॉकडाउन में रजिस्ट्री घोटाला सामने आया, धान घोटाले में पर्दे डालते हुए दिखाई दिए। इस 1 साल में पीटीआई को निकाल के सड़क पे लाने का काम किया सरकार ने, ग्रुप डी के कर्मचारियों को निकाला। इस 1 साल में बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया। इस 1 साल में जंगल राज कायम होकर अपराध में नंबर 1 बनाने का काम किया। तो आइए बड़ौदा के महायुद्ध पर हमारे पैनल के पास लेकर चलती हूं। सभी नेता जो पुरजोर तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज का सवाल एक बार दोहरा देते हैं। आज का जो सवाल है वो देखें, क्या बीजेपी का जोरदार चुनाव प्रचार कृषि कानूनों के खिलाफ उपजे गुस्से को कम कर पाएगा? हाँ के लिए यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिए और अपने जवाब को 9999432146 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके जवाब को हम डिबेट के आखिर तक जरूर दिखाने का काम करेंगे, तो व्हाट्सएप करना शुरू कर दीजिए। और जैसा कि पैनल के पास जा रही थी, बिना देरी किए पैनल से मिलवाती हूं। वंदना पोपली है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। वंदना जी बहुत स्वागत करती हूं मैं। खालिद चाहलका है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। खालिद साहब बहुत स्वागत है आपका भी। अरविंद भारद्वाज प्रवक्ता जेजेपी और सुखबीर तंवर प्रवक्ता इनेलो, ये दोनों मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत करती हूं मैं। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। शुरुआत वंदना जी आपसे। आज तो मुख्यमंत्री ने प्रचार की जिस तरह से कमान संभाली है, बहुत एनर्जेटिक दिख रहे थे, बहुत बड़ी बातें कही उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में। जी आने वाली 3 तारीख को योगेश्वर दत्त का एक दाव तय है, धोबी पछाड़, जिसमें कांग्रेस और बाकी जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो चित हो जाएंगे। और आप खुद ही कह रहे हैं कि एनर्जेटिक दिख रहे थे, वो एनर्जी जो है वो जीत की दिखाई दे रही थी। बड़ौदा के लोगों के जो प्यार की है वो दिखाई दे रही थी, जो अपने पहलवान को वो अपना प्यार उड़ेल रहे हैं। आज मैं बड़ौदा में ही थी, मैंने देखा किस तरह से लोग आ रहे थे, अपना आशीर्वाद योगेश्वर दत्त को दे रहे थे। तो ये हार तय है कांग्रेस की और जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये वही एनर्जी है, वही ताकत है जो मुख्यमंत्री जी में दिखाई दे रही थी। कुछ कम एनर्जी दीपेंद्र में भी नहीं था वंदना जी, जब वो जवाब दे रहे थे कि पहला टर्म आप लोगों का बहुत बेकार रहा, दूसरा बद से बदतर हो गया, कुछ नहीं किया सरकार ने, वो भी कम एनर्जेटिक नहीं थे। एनर्जी की बजाय मुझे कुछ रटा ऐसा लगा कि कुछ एक नाम गिन लिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और एनर्जी तो मेरे ख्याल से हमने परसों रात की अगर मैं बात करूं, परसों रात का जो प्रोग्राम था उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एनर्जी हमने कुछ ज्यादा ही देख ली कि कैसे उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी को धक्के मारकर पीछे किया और वो नाराज होकर चली गई।
धक्के मारकर स्टेज से ही निकाल दिया। तो ये एनर्जी भी दिखाई देती है, बार बार दिखाई देती है कांग्रेस में कि आपस में किस तरह से लड़ते हैं, ये वही एनर्जी है। अदरवाइज प्रदेश की जनता के लिए कभी एनर्जी नहीं दिखाई दी इनमें। इनको अगर कहीं दिखाई देती है तो अपनी कुर्सी दिखाई देती है। आज भी वही चीज है, आज भी सिर्फ इनको ये लगता है कि चौधर की हमारी लड़ाई है, इनको बड़ौदा की जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। 3 बार इनके अपने विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा जी, अभी वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ौदा के लिए इन्होंने क्या किया वो जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हरियाणा के लिए हुड्डा साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे बड़ौदा में क्या किया? आपके ही विधायक रहे 3 बार, आपने 2 बार आपकी सरकार, उन तीनों में से 2 बार आपकी सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार रही थी। उस समय क्या किया था? उस समय तो छोड़ दिया ना अनाथ की तरह, पूरा ध्यान किलोई में था। जवाब ले लेने दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं वंदना जी को बताना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री की रैली की आप बात कर रही है, बहुत एनर्जेटिक उनको बता रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने केवल 4 महीने के काम गिना रहे थे। आप रैली को सुन लीजिए, वो सिर्फ 4 महीने के काम गिना रहे हैं, 6 साल की बात नहीं कर रहे हैं। पूरा सुना ना आपने? ये बात बार बार सुनो होगी कि वो 4 महीने की बात कर रहे हैं कि हमने 165 करोड़ कितना का, 1,65,000 करोड़ का उनको भेज दिया है। तो वो अपने केवल 4 महीने के काम गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ये घोषणाएं कर दी हैं और काम आचार संहिता की वजह से रुके हुए हैं, तो इसलिए अभी काम जो है चुनाव जैसे ही खत्म होगा आचार संहिता शुरू हो जाएंगे। ये तो उनका काम की बात रही। जहां तक वंदना जी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का उन्होंने सम्मान नहीं किया, उनको धक्के मार के पीछे कर दिया गया। प्रोग्राम का एक सभी लोगों को, अब जो इनकी रैलियां हो रही हैं और कांग्रेस की नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, वो दोनों में भीड़ बराबर है। मुख्यमंत्री की रैली और कांग्रेस की नुक्कड़ सभा, दोनों में भीड़ बिल्कुल सेम है। अगर वहां व्यवस्था बनानी है तो नेताओं को कुछ न कुछ आगे पीछे तो करना पड़ेगा। ये धक्के वाली जो बात, ये असल में ये बड़ी विडंबना है कि भाजपा को पिछले 6 साल से इस प्रदेश में है, मतलब इनको ये चीजें दिख रही हैं कि उधर क्या हो रहा है, ये नहीं दिख रहा कि हमने क्या किया। विकास की जो बात कह रहे हैं कि वहां विकास करा रहे हैं या विकास का दावा कर रहे हैं, ऐसा वहां कुछ है नहीं। वहां पे अगर एक नलकूप लगा है, एक सड़क बनी है, या जो भी हुआ है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, जो भी क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में कोई काम हुआ, केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसकी लिस्ट मेरे पास है। शिक्षा पे तो मत ही बोलिएगा कि कांग्रेस ने कुछ किया है, शिक्षा के नाम पर तो बड़ौदा में कुछ है ही नहीं। आप समझ लीजिए, वहां पे जो एक गिनाने के लायक नहीं है। आप समझ लीजिए, गिनाने के लायक क्यों नहीं है? नहीं है सर, वहां होकर आए हैं, अभी भी हम वहां पे मौजूद हैं, हमारी टीम लगातार मौजूद है। आप जाते हैं कि नहीं बड़ौदा? लड़कियों के लिए आप गए हैं कि नहीं बड़ौदा? मैं गया हूं, जाता हूं। लड़कियों के लिए आपको पता है, जो अगर कुछ क्लासेस तक कोई स्कूल कहीं है भी, वो इतना दूर है कि वहां तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। आप लड़कियों स्कूल अपग्रेडेशन की मांग एक लंबित मांग है। वहां लड़कियों के लिए अगर एक महाविद्यालय बना है तो आप इसको विकास नहीं कहते? लड़कियों के लिए क्या कहते हैं आप इसको बताओ? अगर लड़कियों के लिए एक महाविद्यालय वहां बनाया गया तो इसको क्या कहते हैं? विकास नहीं कहते। विकास की उस परिभाषा नहीं आता। एक महाविद्यालय बड़ौदा में गिनवा के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कमाल करते हैं सर। अरे लड़कियों की बात हम कर रहे हैं, पीठ नहीं थपथपा रहे। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ, तो क्या लड़कियों की बात करेंगे तो एक महाविद्यालय काफी है? नहीं, एक महाविद्यालय नहीं है। वहां जितने भी काम हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने। शिक्षा के क्षेत्र पे पकड़े जाएंगे, शिक्षा पे मत बोलिए, शिक्षा पे मत बोलिए। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप इनसे ये पूछ लीजिए कि जो जब सरकार 2014 में भाजपा की बनी, रेल कोच फैक्ट्री जिसका वहां सारी कार्रवाई पूरी हो गई थी, उसको बनारस प्रधानमंत्री जी ले गए और मुख्यमंत्री जी ने उसका सवाल तक नहीं किया। उसको बताएं क्यों ले गए उसको? रेल कोच जो फैक्ट्री वहां लगने वाली थी वो बनारस चला जाता है। उपलब्धियां बताइए ना पहले अपनी। उपलब्धियां आप गिन लीजिए ना। आपको किस क्षेत्र पूछना? गिनवाइए तो। आप क्षेत्र का नाम आपने कहा क्या काम कर लिया? आप किस आधार पे जा रहे हैं वोट मांगने? आप क्षेत्र का नाम आप किस आधार? आपकी तो सीट थी सर, आपके लिए तो ये नाक की लड़ाई है। उस सीट को बचा लेना, बिल्कुल नाक की लड़ाई है। लड़ाई नहीं है, बिल्कुल है सर। आप लोग बीजेपी के पास खोने के लिए, यहाँ आपके पास खोने के लिए। आप मानते हैं? देखो, आप मानते हैं? आप ये समझ लीजिए, मैं इसको नहीं मान रहा हूं। पहले तो हरियाणा का कमाल कर रहे हैं सर। एक अच्छी राजनीति का एक दुर्भाग्य, कृष्णमूर्ति हुड्डा जो बहुत अच्छे इंसान थे, पूरा क्षेत्र में वो नहीं रहे। गलत नाम ले रहे हैं बदसूरती से जो है आप अपने ही विधायक का गलत नाम ले रहे। कृष्णमूर्ति हुड्डा, श्री कृष्ण हुड्डा श्री कृष्ण हुड्डा में कह रहा हूं, अगर वो नहीं रहे तो हमारा दुर्भाग्य, क्योंकि उनको वहां आप जाएंगे, एक भी आदमी ये नहीं कहेगा कि हुड्डा साहब अच्छे आदमी नहीं थे। उनको सभी लोग अच्छा बताएंगे। वो नहीं रहे, चलो ठीक है, बिल्कुल अच्छे आदमी थे। अब सुनो, विकास की जो बात है, विकास की वहां जो बात है, बिजली के लिए वहां काम हुआ है। बिजली के वहां 10 से ज्यादा 133 के वो लगे वहां पे। पानी के लिए वहां काम हुआ है बहुत सारा। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहां काम हुआ है। और फिर आप शिक्षा पे आए? नहीं, क्यों?
शिक्षा में क्यों नहीं आएंगे? वहां पे सीएससी पीएससी मेडिकल लाइन में बनी। कितने स्कूल कॉलेज है, कितने अपग्रेडेशन करा लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या किया? क्यों वहां की लड़कियां कह रही है कि आपने कुछ किया ही नहीं? आप मुझे अगर आपके कह देने से नहीं होता ना, धरातल पे दिखना चाहिए। आप ये बात बताइए, आप मुझसे इतने अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे आप एक बात बता दीजिए कि क्या मुख्यमंत्री जी को 6 साल में और जाना नहीं बनता था क्या? नहीं, सिर्फ 4 महीने से मुख्यमंत्री हरियाणा के। इसका जवाब मैं लूंगी। नहीं, वो केवल 4 महीने मुख्यमंत्री। एक सवाल का जवाब एक सवाल नहीं हो सकता। नहीं, सुखबीर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर। एक सवाल का जवाब एक सवाल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अगर आपको वोट दूंगी, आपको विधायक चुनूंगी, आपसे सवाल करूंगी। हमने वहाँ काम किया, हमने वहाँ काम किया हो गया सर, आ रही हूँ, वहाँ काम किया है। आप ये बता दीजिए। दिखना चाहिए सर, दिखना चाहिए। जैसे आज मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, आज जैसे मुख्यमंत्री ने कहा जनता विद्यालय बनाएंगे वहां पर, जितने भी। एक सेकेंड सर सुनिए, जनता कॉलेज बनाएंगे आज सीएम ने घोषणा की, ठीक है। कल अगर जनता कॉलेज मुझे अगले चुनाव में नहीं दिखेगा, मैं सीएम से पूछूंगी, आप कह रहे हैं आपने शिक्षा के नए आयाम वहां पर गढ़ दिए, तो दिखा दीजिए। हो गया, हो गया सर, 2 मेहमान और है, रुक जाइए। घोषणाएं होती है क्या? आप नहीं कर रहे चुनाव में घोषणाएं? नहीं, अब तो चुनाव चल रहे हैं ना। आप नहीं कर रहे, लगी नहीं है। आप नहीं कर रहे, आचार संहिता नहीं लगी है क्या? आप नहीं कर रहे घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? तो अभी तक आप लोगों ने इसको घेरा क्यों नहीं? फिर अरे आ रही हूँ, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर रहे घोषणाएं। सुखबीर तंवर, बड़ौदा में आप आज अपने सीएम को देखा, दीपेंद्र हुड्डा को सुना, और जो खालिद साहब कह रहे हैं कि हमने वहां पर काम ही इतना कर दिया है कि नाक की लड़ाई नहीं है, बहुत आसानी से वापस ले लेंगे सीट। अनामिका जी, मैंने बहुत धैर्य से भारतीय जनता पार्टी की बहन वंजना की बात सुनी और बहुत धैर्य से कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुनी, और मैं बहुत ही धैर्य से कहना चाहता हूँ कि जो अब तक का जो विषय है ना, जिन बातों से लड़ रहे हैं, असल धरातल की सच्चाई ये है कि जो इस क्षेत्र में चीनी मिल माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी खड़ा ने लगाई इस क्षेत्र के विकास के लिए, उससे बड़ा संयंत्र पिछले 16 साल में ना भारतीय जनता पार्टी लगा पाई और ना अतीत के 10 साल की कांग्रेस लगा पाई। ये धरातल की सच्चाई बता रहा हूँ। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करी, कृषि के जो जन विरोधी और किसान विरोधी कानून है, उनमें से एमएसपी की बात करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश में या समूचे राष्ट्र में भी कितनी ऐसी उत्पादन है, कृषि उत्पाद कितने ऐसे हैं जिन पे एमएसपी है? निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार से किसान विरोधी बिलों को किसान के हक में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे केंद्र की सरकार ने एसडीएम को सर्वे सर्वा बना दिया, और सारी की सारी इन दोनों कृषि विधेयकों की या कृषि कानूनों की बात करें, जिस प्रकार से इनमें न्यायिक विवेचन को बाहर कर दिया गया है, समूचे राष्ट्र के किसान पे इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं है। और ये तो आपने बीजेपी को जवाब दे दिया सर, ठीक है, कांग्रेस के विधायक थे यहाँ पर। हाँ, आप अनामिका जी मुझे समय दे, मैं कांग्रेस को बोलिए, समय है पूरा सर, बहुत छोटा पैनल है आज, ज्यादा समय, बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से मैं बताना ये चाहता हूं कि मेरी ड्यूटी माननीय जो योगेश्वर दत्त हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहीं पे है, और जिस प्रकार से अतीत में कांग्रेस ने वायदा किया था कि जो भैंसवाड़ कला का गुरुकुल है उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, निसंदेह 10 साल से लोग इतने खिलाफ हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। और मैं एक बात और दावे से कह दूं, जिस प्रकार का आज गुस्सा इन कृषि कानूनों के खिलाफ है, निसंदेह योगेश्वर दत्त से वहां लोगों को दिक्कत नहीं है, वहां पे दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लाए गए कानूनों से है। और निसंदेह योगेश्वर दत्त अपने गांव से चुनाव हार रहे हैं। आपको मैं बहुत 100% बता रहा हूँ, वंदना जी को बात बुरी लगेगी, लेकिन नहीं, वंदना जी नोट कीजिएगा जरूर, मैं जवाब दूंगी। हाँ, देख लेना। हाँ। इसके अलावा जिस प्रकार से माननीय भूपेंद्र जी ने आज भैंसवाड़ कला की बात करूंगा, हाँ। कि जिस प्रकार से ट्रैक्टर रैली करी है, ठीक है, निसंदेह सारे के सारे बिल्कुल किराए के लोग, एक सिंगल आदमी, इन दोनों से हम इंडियन नेशनल लोकदल आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के गांव में निसंदेह विजयी रहेंगे। ये तो हुई दूसरी बात। इसके अलावा जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के
जो प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलतू फालतू बात, बेफिजूल की बात करने में ये माहिर है। धरातल पे जाओगे, आपकी भी टीम लगी हुई है, आप देखेंगे नतीजा बहुत उलट होने वाला है। जिस प्रकार से इन्होंने इस देश ही नहीं प्रदेश को भी जिस बेदर्दी से, चलो मैं पिछले 5 साल की बात ना भी करूं, लेकिन जो इन 12 महीनों में जिस प्रकार की लूट हुई है, आज जन जन इनसे दुखी है। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं। एक सवाल खालिद चहलकर ने ये भी उठाया था कि चुनाव के समय में घोषणाएं होती है क्या? गाँव में जाकर कर रहे हैं। सुनिए जनता तैयार बैठी है अनामिका जी। हालात बड़े दूसरे किस्म के हैं। इन लोगों को यहाँ बैठ के बात करने की अलग बात है, लेकिन जनता का मैंने जो मूड देखा है, जो मैंने खुद बात है, हालात बहुत खराब है। कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को, जो कांग्रेस का भगवा संस्करण भारतीय जनता पार्टी है, निसंदेह इन दोनों को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। और किसान मुझे भी सुन लीजिए, के पक्ष में एक विचार बन चुका है। आप आने वाले समय में देखेंगे। सुखबीर तंवर जी, खालिद चहलकर ने एक सवाल ये भी उठाया कि चुनाव के समय में घोषणाएं होती हैं क्या? क्यों घोषणाएं की जा रही हैं? ये अपनी बात क्यों नहीं रखते और ऐसे वोट अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? ये घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ऐसी कोई घोषणा सरकार की तरफ से दिखी इस टाइम पे आचार संहिता लागू होने के बाद? देखिए, निसंदेह अनेक प्रकार की घोषणाएं करी है। तो इनेलो ने बात क्यों नहीं उठाई फिर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये अभी कुछ रिजल्ट भी चुनाव के मतदान से पहले घोषित करेंगे, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है। आज किसान पे जो अनाचार अत्याचार हो रहा है, आज विषय सर, कृषि कानून को लेकर तो बड़ा बयान आया है सीएम की तरफ से। कौन किसानों का पोषक? नहीं, ठीक है, कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान आया है। मैं खालिद चहलकर इस पर आऊंगी। जो बयान आया था सीएम का, आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार अरविंद भारद्वाज के पास होते होंगे। लेकिन सवाल आपके पास छोड़ जाती हूं मैं कि एमएसपी और मंडियों पर उन्होंने कहा कि अगर ये खत्म हो गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। इस पर प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगी। दीपेंद्र हुड्डा ने हालांकि थोड़ा सा चटाकेदार बात रखी जरूर है इनके दोनों टर्म पे सवाल उठाते हुए, लेकिन फिर भी एक प्रवक्ता की तरफ से पार्टी की क्या लाइन है वो जानने के लिए लौटूंगी। अरविंद जी, आपने सभी को सुना, आप किसको कहां पाते हैं? और कांग्रेस ने जो वहां पे विकास की ऊंचाइयां, जो बुलंदियां छू ली हैं, उसका जिक्र खालिद चहलकर भी यहां पर कर रहे थे। आप लोग के पास करने के लिए वादे हैं, मौका कांग्रेस के पास था। 6 साल से कहां थे? ये तो खैर वंदना जी जवाब देंगे। आप जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस ने यहाँ विकास के इतने आयाम छू लिए हैं कि बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है बड़ौदा में? देखिए अनामिका जी, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, और ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। इसीलिए ये लोग विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो ये विकास का नाम लेकर चुनाव लड़ते। ये लोग तो सिर्फ क्षेत्र की चौधर की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। इसके अलावा इनके पास वहां वोट मांगने के लिए कोई आधार नहीं। सबसे बड़ा हथियार है कृषि कानून। वहां इस वक्त कांग्रेस के पास सबसे बड़ा हथियार है कृषि कानून, और आप भी सुन रहे हैं कि वो लगातार कृषि कानून पर नहीं। अनामिका जी, अगर कृषि कानून को लेकर ये इतने उत्साहित होते या इन्हें लगता कि उससे एक बहुत बड़ा हथियार इन्हें मिल गया या जनता की वोट इनके साथ है, तो ये इतने प्रपंच नहीं करने पड़ते हैं जो ये कर रहे हैं। कभी ये जातियों का नाम ले रहे हैं, कभी इनके नेता दूसरों की जातियों का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह से चुनाव को ये जहां ले जाना चाह रहे हैं, वो उससे नहीं लगता कि इन्हें कहीं कोई फायदा उससे मिल रहा है। सच्चाई ये है कि इस सिर्फ बड़ौदा की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता ये जानती है कि इस सरकार ने, जसपा और भाजपा की सरकार ने काम किया है और ये काम करना चाहते हैं। चाहे किसानों के इन बिलों को लेकर ये कितना ही गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पर लोगों को, जनता को भरोसा है। और इसका जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, अभी मेरे साथी इनेलो के प्रवक्ता भी कह रहे थे। इस लाइन पे आप आए ही हैं, इनेलो के प्रवक्ता को बाद में जवाब दीजिए। जब इस लाइन पे आई हैं तो थोड़ा सा रह गया है, खालिद चहलकर को जो जवाब नहीं मिला वो ये कि सीएम बार बार केवल 4 महीने का जिक्र कर रहे हैं ना। आप ये कह रहे थे ना चहलकर साहब? हाँ, आपसे भी लूंगी जवाब। बिल्कुल। तो सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं कि आप केवल 4 महीने का जिक्र कर रहे हैं, क्या उससे पहले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या वो बड़ौदा के मुख्यमंत्री नहीं थे? इसका जवाब आप दीजिए। मैं आऊंगी वंदना जी, आपके पास भी आऊंगी, इनके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। बोलिए अरविंद जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी
स्वर्ग सिधार गए थे। हाँ। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये इस बड़ौदा की जनता अपने आप को अकेला ना समझे, उनके लिए मैं ही विधायक हूं। तो ये कहने के बाद से अब तक का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, एक विधायक के नाते उन्होंने अपने आप को इस क्षेत्र का विधायक प्रतिनिधि माना और उसके हिसाब से वो अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं कि पीछे 4-5 महीनों में जब से विधायक जी नहीं रहे उसके बाद से मैंने क्या क्या सोचा इस क्षेत्र के लिए और क्या क्या किया। उससे पहले तो यहाँ विधायक थे, लगातार तीसरी बार वो जीते थे, कांग्रेस के थे, तो उसमें तो कांग्रेस जवाब देगी कांग्रेस ने क्या किया, इन्होंने कितनी आवाज उठाई, कितनी लड़ाई लड़ी, कितना काम इस क्षेत्र के लिए किया, उससे पहले का जवाब तो कांग्रेस देगी। अब जब से वो इस जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं तब से वो जवाब दे रहे हैं, ये इस सेंस में बात कर रहे हैं। चलिए आज दूसरा, मेरे साथी इनेलो के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि योगेश्वर दत्त जी अपने गांव से हार रहे हैं, इनेलो चुनाव जीत रही है। यार भाई साहब देखिए, आपका जवाब देने का मन तो नहीं करता, पर क्या करें, मजबूर कर देते हैं आप लोग। जब जींद का बाई इलेक्शन था, जब भी आप ये इसी तरह से बोलते थे कि चारों तरफ माहौल बन गया है, जनता अब इनेलो के साथ जा रही है, जनता हमें एक तरफा जिताएगी। इसी तरह से फिर जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी आप यही सब भाषा बोलते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ौदा में 3100 वोट आई, 5वें नंबर पे थे आपकी पार्टी, 5वें नंबर पे। बहुजन समाज पार्टी भी आपसे ज्यादा वोट लेकर गई थी। जींद में 3400 वोट लेकर आए थे आप। विधानसभा चुनाव जब हरियाणा प्रदेश का हुआ 1.5% वोट आपका आया, और आज फिर वही बड़ी बड़ी बातें लेके आते हैं, सरकार गिर जाएगी, सरकार इनेलो सरकार बना देगी, इनके पास कुछ नहीं बचा, लोग विरोध कर रहे हैं। अरे भाई साहब, इस झूठ का जो भ्रम है ना, भ्रमजाल जो आपने अपने चारों ओर अनावरण बना लिया, इससे बाहर आ जाइए। आप हकीकत में जीना सीखिए, अपने वो 10-20 लोगों का जो आपका सर्कल है उससे बाहर निकल के आम लोगों की राय, आम लोगों की सोच आप सुन लीजिए। जनता आपको नकार चुकी है, आज सुन लीजिए। आज बोल रहा हूं चैनल में, जिस दिन 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, दोबारा मिलेंगे हम डिबेट में, उस दिन आप देख लीजिएगा अपनी तस्वीर, आप कहां खड़े होंगे। चुनाव जीतना तो छोड़िए, आप चुनाव की फाइट में भी नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए भाई साहब, गलतफहमी त्याग दीजिए, कुछ नहीं रखा। चलिए ठीक है वंदना जी, बहुत सारे सवाल सुखबीर तंवर ने और उनसे ज्यादा सवाल खालिद चहलका ने आपके लिए छोड़े हैं, एक-एक कर। 4 महीने की बात पर अरविंद जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि वो 4 महीने का क्यों बोल रहे थे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब श्री कृष्ण हुड्डा जी की स्वर्गवास हुआ था तो उसके बाद से उन्होंने कहा था इस एरिया का मैं विधायक हूँ, लेकिन उससे पहले भी जो काम कराए गए थे वो भी मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं उनको भी गिना देती हूँ। चाहे उसमें 19 ग्राम सचिवालय बनाने की बात हो, चाहे इसमें सड़कें बनाने की बात हो, 60 नए अटल साझा केंद्र, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से 50 गांवों को जोड़ा, 3 नए विद्युत सब स्टेशन बनाए, 239 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइन। इसके अलावा जब आप यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे थे कि उससे पहले हमने क्या किया, पिछले 6 साल की आप बात करें तो शिक्षा पे बता देती हूँ। जनता जो विश्वविद्यालय जनता कॉलेज को विश्वविद्यालय जो घोषित किया, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गांव आहुलाना में 2 करोड़ 60 लाख की लागत से स्कूल भवन का पुनर्निर्माण किया गया। मोई में विद्यालय भवन का निर्माण किया गया जिसमें 1 करोड़ 80 लाख लगे। बुटाना में 23 लाख 28 हजार रुपए की लागत से ITI की 4 दीवारी को ऊंचा किया गया। रिढाना में 20 लाख रुपए की लागत से लड़कों के स्कूल के भवन का पुनर्निर्माण किया। अगर आप देखेंगे मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया में। एक बार सुन लीजिए, सुन परियोजना की बात करो वंदना जी, 1 करोड़ में तो मकान नहीं बनता। 4 दीवारी ऊंची करने की बात कर रही हूँ मैं 4 दीवारी ये तरीका वो रकम 4 दीवारी के लिए थी। अरे 1 करोड़ में मकान लिख लीजिए अपनी बारी में। 1 करोड़ में मकान नहीं बनता। 1 करोड़ 90 लाख की बात कर रही हूँ मैं कह रही 4 दीवारी ऊंची करी, मैं तो 4 दीवारी की बात कर रही हूँ। और जो मैं भवन की बात कर रही हूँ 2 करोड़ 60 लाख बात कर रही हूँ मैं। अरे सुखबीर जी, आपको तो आदत खराब है, आपकी आदत खराब है बीच में बोलने की। प्लीज मैं भी आपको सुन रही थी। आ जाएंगे सर, नहीं सर अभी मैं ना सुन रही थी। आप भैंसवाल कला में हैं, वहाँ पे भाषण देने की कला सीख कर आए हैं और वो आजकल यहाँ पर निकाल रहे हैं। और जन दुखी है, जन दुखी नहीं है, आनंद दुखी है, कांग्रेस दुखी है, जन दुखी नहीं है, आनंद दुखी है। अरे बचा क्या आपके पास एक विधायक। आप तो ये देखिए सर प्लीज अपनी बारी में। नहीं सर देखिए, वो खालिद चहलका को भी जवाब दे रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है सुखबीर तंवर, प्लीज शांत हो जाइए सर, प्लीज शांत हो जाइए।
ऐसा डिबेट नहीं होगा सर। जब आप खाली चहलका को जवाब दे रही हैं, रोजगार पर भी बात करेंगे, अभी बहुत समय है सर डिबेट में, ऐसे हम टाइम किल नहीं कर सकते। मैं आ रही हूँ सर, मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। मैं तो सिर्फ आप अपनी बारी प्लीज सर, प्लीज शांत हो, शांत हो। अरे 2 करोड़ 60 लाख की बात करी मैंने, शांत हो जाइए, 4 दीवारी ऊंचा करने की बात कर रही हूँ सर, प्लीज। सुनते आ रहे नहीं, अब सुनिए इसको ध्यान से। मैं लिस्ट भेज देती हूँ आपके पास, मैं आपके पास लिस्ट भेज देती हूँ, फिर उसमें से आप उसका एक्सरे करिए। अगली बार सुनिए, अगली बार सुनिए। सुखबीर बाबर जी सुन लीजिए, मुझे मालूम है आजकल आप भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है। 999 से वोट कैसे ऊपर आएगा उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात कर रहे थे, कोई बात फिर बोले आप, एक बार सुन लीजिए। यहाँ पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कर रही थी, जब इन्होंने जवाब दिया शैलजा जी के बारे में, तो उन्होंने बोला व्यवस्था बनानी पड़ती है। जब धक्का मुक्की की बात हुई तो ऐसा क्यों है कि दलित जो नेता है उन्हीं के साथ आपको व्यवस्था बनानी पड़ती है? एक बात बताइए, आपके जो प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल जी, वो क्या बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ हुड्डा साहब को जानता हूँ, मुझे शैलजा जी की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था सिर्फ दलित नेताओं के साथ क्यों बनती है? वो बेचारी नेत्री आई हैं आपके लिए प्रचार कर रही है, उनको धक्का मार के आपने बाहर घेर दिया। और यहाँ पर नहीं, सुन लीजिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी आरएलडी के प्रवक्ता की। यहाँ पर उन्होंने विकास की नहीं क्यों, मैं सबके जवाब तो दूं, मैं सबके जवाब वैसे ब्रेक पर जाना है। तो आपकी भी बात चली गई थी, मैंने लिख लिया ना, मैंने लिख लिया। नहीं, मैंने लिख लिया, मैंने दोबारा बोला ना, आप भी याद रखिए। नहीं, आप भी याद रखिए, ठीक है, आप भी याद रखिए। वो काफी विनम्रता से सुन रहे हैं, उनको बोले नहीं, बिल्कुल बोले, छोटा रखिए। व्यवस्था से हमने ये नहीं कहा कि किसी को वहां से हटाना। एक नेता जो कई घंटों से प्रोग्राम को रन कर रहा है और दूसरे नाराज होकर चली गई थी वो, नहीं नाराज होकर ये रहा वीडियो दिखाती हूँ मैं आपको, लीजिए मीडिया को बाइट दिया, वीडियो दिखाती हूँ मैं आपको। नाराज होकर चली गई है वो, पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा। चलिए आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मत मानिए, लेकिन प्रदेश ने देख लिया। अब मैं बात करूंगी आरएलडी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, विकास की बड़ी बातें गिनवा रहे थे यहाँ पर कि हमने अपने समय में ये किया वो किया। 3 बार से आप बाहर है वो भूल जाते हैं, और पिछली बार क्या हाल रहा था उसको भी आप भूल जाते हैं। और बार बार आप कहते हैं कि जन जन दुखी है, तो मेरे को तो आरएलडी दुखी यहाँ पर दिखाई देती है। एक बड़ा प्रश्न बार बार यहाँ पर आ रहा है एमएसपी को लेकर। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि अगर एमएसपी आपको अचानक से आपके जो स्टूडियो वाले हैं या चैनल वाले हैं वो बोले कि अब की बार हम क्या करेंगे कि जो ये डिबेट है जो यहाँ पर इस समय स्टूडियो में बैठकर हो रही है, अगली बार से वो बाहर भी हो सकती है और स्टूडियो में भी हो सकती है, तो आप तो नाराज हो जाएंगे, अरे ये तो स्टूडियो बंद हो रहा है। वही हाल इनका है। जब हमने बोल दिया अपनी फसल मंडी में बेच दो या मंडी के बाहर बेच दो, ये बोले मंडी बंद हो रही है। अरे मंडी, एमएसपी को खतरा नहीं है, मंडी को खतरा नहीं है, खतरा आपकी कुर्सी को था कि कुर्सी जो आ रही थी कहीं आ जाए, कहीं से वो जो चली गई है उसका खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए किसानों को बरगलाने का काम करें। सीधी सी बात है ना, एमएसपी कहीं पे पहले लिखा हुआ था किसी एक्ट में, अब अचानक से खतरा क्या हो गया? वही वाली आपकी वाली बात कि स्टूडियो के बाहर डिबेट हो सकती है, स्टूडियो के अंदर डिबेट हो सकती है, फसल मंडी के अंदर बिक सकती है, बाहर बिक सकती है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो दुष्प्रचार है उसका जवाब दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी लगातार कहते रहे कि हम लोग यहीं पर है ना, हम 8 फसल और खरीदेंगे। आपके सामने की बात है, आपके सामने की बात है। अरे चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगी, एक बार फिर से आ जाऊंगी। आपके सामने लगातार मुझे ब्रेक की कमांड मिल रही है, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। बड़ौदा का महायुद्ध, इस पर एक बार फिर से हमारे पैनल के पास हम लौट रहे हैं। खालिद साहब, बिना देरी किए मैं आपके पास आ रही हूँ, बहुत वक्त से आप सबको सुन रहे थे, जवाब दीजिए। थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि एमएसपी अगर खत्म होती है तो राजनीति छोड़ देंगे। पहले तो उनको राजनीति छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसान ही इस हरियाणा का किसान उनको राजनीति आराम से छुड़वा देगा, ये तय है। ये क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या हम बरगरा लें? किसान खुद से सड़कों पे है, किसान खुद से विरोध कर रहा है, किसान उनके मंत्री का विरोध करता है, किसान उनके प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाता है और ये कहते हैं कि हम बरगला रहे हैं। ये राजनीति आराम से इनको किसान छुड़वा देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। दूसरी बात इन्होंने एक कही, जातिवादी। हमारे देखो अभी गठबंधन की सरकार है जेजेपी, और इन्होंने एक जातिवादी शब्द के लिए कहा कि लोग जातिवाद करते हैं। आप समझ लीजिए गठबंधन के नेता है मनोहर लाल जी, और मनोहर लाल जी ने एक बार कहा था कि वो केवल पंजाबी खुशियों में, ये मीडिया में लिखित,
अखबार की मैं कटिंग आपको दिखा सकता हूँ। नहीं, मैं अखबार की कटिंग आपको दिखा सकता हूँ। मैं अखबार की कटिंग आपको दिखा सकता हूँ। अखबार की कटिंग आपको दिखा सकता हूँ। बयान है, नहीं बयान है, अखबार है, वीडियो है। आप उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई करवाइए। सरकार आपकी है, बिल्कुल सरकार अखबार में छापा गया है कि वो केवल आप सुनिए अब आपको जवाब दे रहा हूं। 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 ऑथेंटिक बात करिए। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। आपने हमारी आपने अभी कही ना, अभी सुनो तो सही, अब मेरी बात सुन लीजिए ना सर। अभी आपने कहा आपको उनको प्रदेश अध्यक्ष कहने में शर्म आती है, प्रदेश अध्यक्ष कहने में कोई आपको बेइज्जती महसूस होती है? वो भारत की पूर्व में मंत्री रही है, इसमें कहने आपको दिक्कत आती है। आप कहते हैं दलित के साथ, अरे वो हमारे हरियाणा की सम्मानित लीडर की सम्मानित बेटी है, हरियाणा की बेटी है, और बहुत बड़े लेवल की उन्होंने इस समाज की सेवा की है, इस प्रदेश की सेवा की है। उनके लिए आप ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकते कि एक दलित के लिए नेता के साथ आप ऐसे करते हैं। ये सारी चीजें जातिवाद जो है यही है, इनके साथ जो है, भाजपा के साथ है, जेजेपी के साथ है, चूंकि इनका गठबंधन है, अब ये इन लोगों के साथ है। एक सेकंड सर, दलित नेता ही कहा है, ऐसे शब्द यूज नहीं, दलित कहने में क्या मैं इससे सहमत नहीं रखता। आप किसी को पंजाबी नेता बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पंजाबी हैं, मैं उन्होंने कहा ना, आप लोगों ने सवाल गलत क्या है? प्लीज गलत क्या है? मैं इससे सहमत नहीं, हेलीचेल का सवाल ही नहीं था। सवाल ये था कि उनके साथ जो सुलूक हुआ वो नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई इस पर नहीं बोल रहे हैं। ये सिर्फ आपका भ्रम है, ये फैलाया जा रहा है। उनके साथ उनके साथ क्या सलूक हुआ? एक नेता है, एक अब मैंने पहले बताया ना, इनकी रैलियां और कांग्रेस पार्टी की नुक्कड़ सभाएं बिल्कुल बराबर बड़ौदा में हो रही हैं, और ये आपका मीडिया भी दिखा रहा है। वहां पे जितने भी सर्वे हो रहे हैं, सब में वहां पे यह लोग हार रहे हैं। ये सारे तंत्र लगाएंगे, जाति भी लगाएंगे, धर्म भी लगाएंगे, सरकार भी लगाएंगे, उसके बावजूद चुनाव ये हारेंगे। ये ओपिनियन पोल में जो जीत मिली है ना हमारे सर्वे में कांग्रेस को, ये एक उत्साह वो भी है। हाँ तंवर साहब बोलिए। सभी चैनलों ने जीत हुआ, सभी जो भी सर्वे हुए। सर बहुत शुभकामना है आप सभी का, हमारी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बोलिए तंवर प्रकार से आ रही हूँ आपके पास, भारद्वाज जी आ रही हूँ। अनामिका जी बोलिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय और हमारी बहन जी वंदना जी जिस प्रकार की बात कर रही हैं, निसंदेह अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो अशोक तंवर को जिस प्रकार से जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे, जिस प्रकार से लाठी उस वक्त मारी गई थी, और आज जिस प्रकार से अभी जो प्रश्न चल रहा है, शैलजा की जो उनके साथ भी जो दुर्व्यवहार की खबरें आ रही हैं, निसंदेह ये कहीं ना कहीं इस बात की परिचायक है कि कांग्रेस को दलितों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जो जननायक जनता पार्टी के इनकी तो हालात वो है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप ये बता दें मुझे कि जो 30 की कैंपेन की जो लिस्ट है, 4 कैंपेनर की, इनका कोई आदमी है क्या? ये फिजूल की बात करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। निसंदेह आज माननीय दुष्यंत जी से इस प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि आखिर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार इस 12 महीने में हुए, और जिस प्रकार से किसान विरोधी कानून आए, और जिस प्रकार से उनकी चुप्पी है, और जिस प्रकार से कोरोना का बहाना लेके लोगों के बीच में जाने से बच रहे हैं, निसंदेह जिस प्रकार का इनका स्वागत इस हरियाणा प्रदेश में होने वाला है, उस बात से डरे हुए हैं। और आने वाले वक्त में और इस चुनाव के परिणाम में भी सारी बातों का खुलासा होगा। आज सिर्फ झगड़ा सिर्फ एक है, कौन किसान के पोषक हैं और कौन किसान के शोषक हैं, और पूंजीपतियों के पोषक कौन है, और निसंदेह राष्ट्र के स्तर पे भी अरविंद भारद्वाज जवाब दे दीजिए। ये बात साबित हो चुकी है कि आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की पोषक है और पूंजीपतियों की पोषक है। ठीक है अरविंद जी। देखिए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का इंतजार कर रहे हैं ये लोग, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, कल से उप मुख्यमंत्री जी बड़ौदा में रहेंगे और चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आप वहां रहकर स्वागत करें उनका, अगर आपको इंतजार रहेंगे। मालूम है मुझे, 300 पुलिसकर्मियों के साथ रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं बोल लूं? बोलिए अरविंद। ये जवाब भी आपको देना है तो आप दे लो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए साहब प्लीज सर, इस तरह की बेकार की
बोलिए। ये बेकार की बातें हैं इनकी कि जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, बच रहे हैं, डर रहे हैं। अरे वो तो अभी कल परसों भी सिरसा हिसार होकर आए हैं। यहां तक कि भवानी खेड़ा के गांव में उन्होंने जनपंचायत लगाई है, लोगों की शिकायतें सुनी आम पब्लिक के बीच में बैठ के, वो वीडियो फुटेज भी इन्होंने देखे होंगे। पर ये तो आंखें मूंदे बैठे हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा, इनको स्थिति का आकलन ही नहीं है कि बड़ौदा में और हरियाणा में क्या होने जा रहा है। इनका जो 1.5% वोट आया था वो भी हाथ से खिसक गया। लग ये रहा है हालात शायद जीरो पे ना पहुंच जाए ये लोग। देखिए अब एमने रोकी अनामिका जी, मैं जवाब दे दूं ना। मैं सुन रहा था प्लीज। हाँ बोलिए अरविंद जी बोलिए। दूसरी बात, कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता साथी बहुत लंबी लंबी बातें कह रहे थे, आप एक बात का जवाब दीजिए। आप हाथरस में तो गिरते पड़ते हुए राहुल गांधी जी डंडे लाठी खाते हुए भी पहुंच गए थे। ये फरीदाबाद बल्लमगढ़ में निकिता तोमर हमारी बहन की एक हत्या हुई, वहां नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि आपके जो कांग्रेस के विधायक हैं आफ्ताब अहमद, उनका भाई है वो हत्या, क्या इसीलिए नहीं आ पाए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो सुपुत्र हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो उत्तर प्रदेश तो पहुंच गए थे, अपने हरियाणा में नहीं पहुंच पाए। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जाति पाति आप लेके आएंगे। आफ्ताब अहमद का भाई है, इसलिए नहीं आ रहे क्या? आप सुन लो मेरी बात, हत्या आप मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो भारद्वाज जी। उस बेटी के साथ जो हुआ, वजह से बहन बेटियां घर से निकलना बंद हो गई हैं। आप सुन लो, कांग्रेस की वजह से। सुनने लो, ये कांग्रेसियों का हाल है। शोर मत बचाओ भाई। डर की वजह से आज बहन बेटियां घरों से निकलने में डर रही है। आपको कौन वोट देगा? कमलों में घूम रहे हो भाई साहब आप। जो है ना ये आपके पास कोई रास्ता नहीं, आपके पास कोई रास्ता नहीं। आप जाति की बात नहीं करेंगे, आप धर्म की बात नहीं करेंगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं। बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। एक सेकंड, निकिता हत्याकांड का बड़ौदा उपचुनाव नहीं, खत्म हो गया। मैं इस पैनल पर नहीं विधायक पे बात आ गई, आप सुन लीजिए ना, खत्म कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, बड़ौदा उपचुनाव से निकिता हत्याकांड का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। एक सेकंड, तो ये बात उन्होंने शुरू की ना, आप उनको रोक दीजिए, आप उनको रोक दिया, दोनों को रोक दिया प्लीज सर। नहीं बिल्कुल प्रदेश की बेटी है, लेकिन राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी महिला के साथ अपराध हुआ उस पर राजनीति नहीं। बड़ौदा में बेटियों की शिक्षा के लिए क्या इंतजाम है उस पर बात कीजिए। आज बड़ौदा उपचुनाव पर बात कीजिए प्लीज। आप इनसे बात कीजिए, मैं जवाब बेटी को कांग्रेसियों ने मरवाया उस बेटी को, कांग्रेसी आपने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया। एक छोटा सा सवाल हो सकता है सर, पूरा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं सर। अगर निकिता हत्याकांड में मैं बात करने बैठ जाए तो एक अलग से डिबेट करनी पड़ जाएगी मुझे। निकिता अरे कंवर साहब ये क्या अलग अलग रेडियो स्टेशन थोड़ी ना बज रहा है सर। प्लीज निकिता हत्याकांड पर एक छोटा सा सवाल तो एक छोटा सा जवाब हो सकता है, लेकिन मैं एक पूरी डिबेट केवल इस हत्याकांड पर नहीं कर सकती, और ना ही मैं या आप ये चाहेंगे कि इस पर राजनीति हो। बड़ौदा उपचुनाव की बात हो रही है, वही बात रहने दीजिए। नहीं अच्छा तो क्या एक सेकेंड साहब, तो क्या इनेलो कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रही? तो क्या इनेलो कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रही? कमाल है। आप बोलिए जल्दी खत्म कीजिए। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। ये आप समझ लीजिए, आपके जो जेजेपी के नेताओं में जो असर है ना, ये भाजपा की संगत का है। सर संक्षेप में क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या है? वो कांग्रेस के विधायक नहीं है? कांग्रेस का खुद नेता होता, हम उसके जब भी पक्ष नहीं लेते। वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसको जितनी जल्दी हो सके। आपका कानून कहता है 6 महीने में लगाएंगे, सरकार कहती है 6 महीने, अब 3 महीने में उसको सजा दी। राहुल गांधी क्यों नहीं है? फिर उससे कुमारी शैलजा भी गई है, वाजिब प्रश्न। राहुल गांधी हाथरस को पैदल जा रहे थे, यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? सबकी बेटी है ना वो, सबकी बेटी है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं है वहाँ पर? में खत्म कीजिए ना, आज कुमारी शैलजा। अरविंद जी मैं जवाब ले रही हूँ, आपकी बात का जवाब ले रही हूँ। खालिद जी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आएंगे कि नहीं? क्यों नहीं? क्या वहाँ दिक्कत क्या है? आएंगे कि नहीं? आने में दिक्कत क्या है? आएंगे कि नहीं? दिक्कत क्या है? हम भी तो ये पूछ रहे हैं, हम भी तो ये पूछ रहे दिक्कत क्या है? हम भी तो ये पूछ रहे दिक्कत क्या है? जिस तरह से आपने यूपी में जाने से रोका, हो सकता है यहाँ भी रोकेंगे, तभी नहीं आ रहे, अब यहाँ भी रोकेंगे, लगाएंगे, अपनी पुलिस बताइए आपका विधायक है, उसको आपने क्यों नहीं अभी तक बाहर किया? क्यों नहीं बोला आपने कि
जब तक सामने नहीं आ जाता उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तब तक बड़ौदा में बहुत कुछ है, बड़ौदा में बात करने के लिए बहुत कुछ है। प्लीज प्लीज, और ये कोई जवाब नहीं हुआ कि हाथरस में रोक लिया तो यहाँ भी रोक देंगे, फिर भी गए ना, बस हो गया। आ रही सर, मैं पहले ही बता दूं 20-20 सेकंड मिलेंगे सबको, फाइनल कमेंट है। और प्लीज बड़ौदा की बात कीजिए, प्लीज बड़ौदा की बात कीजिए, निकिता हत्याकांड, और इस पर अभी तक जो भी अपडेट है इस पर एक अलग से 1 घंटे से भी कहीं ज्यादा का हम डिबेट कर सकते हैं। इसे अभी प्लीज यहां पर मत घुसाइए, और किसी इस तरह से के किसी भी मसले पर राजनीति नहीं हो। ये अब सभी बुद्धिजीवी गणमान्य लोग हैं, प्लीज प्लीज वापस आ रहे हैं। 20-20 सेकंड का वक्त है और तंवर साहब बहुत देर से बोले ही जा रहे हैं। सर 20 सेकंड में पहले आप ही खत्म कर लीजिए। अनामिका जी, जिस प्रकार हालात है और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार चरित्र और चेहरा है, जिस प्रकार के पूरे देश में ही नहीं प्रदेश में भी जिस प्रकार से जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करते हैं, इनकी जो हालात है वो सबको पता चल गया। जिस प्रकार से किसानों अपने हालात के बारे में बोले सर, 20 सेकंड है। नहीं, आप अनामिका जी समझ लीजिए, और ये जो जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं, मैं इनसे निरंतर संवाद रखूंगा और आने वाले वक्त में आईना वो तो 10 तारीख को बुलाएंगे आपको, ठीक है। अरविंद जी 20 सेकंड हो गया सर। तंवर साहब प्लीज, आप नहीं, बीच में नहीं। अरविंद जी 20 सेकंड। अनामिका जी, कुछ नहीं है। इस गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रहा है, इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें 3 तारीख तक 10 तारीख तक जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि भाजपा और जजपा गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, खालिद साहब 20 सेकंड। सरकार, बीजेपी और जेजेपी, सरकारी मशीनरी, इस सब के खिलाफ बड़ौदा का किसान और मजदूर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है। ये 10 तारीख बहुत लंबी या दूर नहीं है। ये कहते हैं ना कि अभी एक हरियाणा में कहावत, आपको हरियाणा में सुनाता हूं कि मेरे बाल कितने हैं, बोलो कुछ समय लगा आपके आगे आए। कहावत तो है, हरियाणा में तो है ना अच्छी सी कहावत कि बस यूं आया आपके आगे आए। सरकार, बीजेपी और जेजेपी तीनों के खिलाफ इस प्रदेश का, बड़ौदा का किसान और मजदूर वहां का चुनाव लड़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी भारी गजब का उत्साह है सर, और शुभकामना, आपको भी शुभकामना, इन लोगों को भी शुभकामना। लेकिन एक 10 सेकंड का वक्त मैं और दे रही हूँ खालिद साहब जी, खालिद चहल का। बीजेपी को टक्कर में तो देख रहे हैं ना, बीजेपी जेजेपी को नहीं, टक्कर भी नहीं मानते। सुनिए, चुनाव होता है, वोटिंग होती है, हम ये नहीं कहते, लेकिन कम से कम हारने का मार्जिन, कम से कम हारने का मार्जिन 50,000 होगा भाजपा का वहां पे। ठीक है, 15-20 सेकंड में दिन में सपने देख रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि जो बड़ौदा में चुनाव है वो किसान मजदूर लड़ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी को किसान राजनीति छुड़वा देंगे। इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इनके हुड्डा जी क्या स्टेटमेंट देते हैं उनको शायद पता नहीं। आप ये देखिए, इलेक्शन कौन लड़ रहा है? इंदुराज नरवाल, और बोल कौन रहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है। गिड़गिड़ा रहे हैं जी, बाहर आ रही है, और 50,000 के मार्जिन से जीतेंगे ये। तो आपके सामने आएगा कि जिस तरह का भ्रम जाल इन्होंने फैलाया है, उसको तोड़कर वही किसान जिसको मालूम है कि वो कांग्रेस जो 1-1, 2-2 रुपए के मुआवजे के चेक दिया करती थी, और आज हमने 6,000 का 12,000 मुआवजा देने का काम किया है, वो किसान हितैषी सरकार को चुनेंगे, अपने पहलवान को चुनेंगे, जिसने देश में विदेश में हमारे भारत का नाम ऊपर किया है, उसको चुनने वाले हैं। और आने वाले समय 3 तारीख को देखेंगे कि कमल का फूल खिलेगा। बिल्कुल 3 तारीख को पता चलेगा कि हाथ मजबूत होगा, कि कमल का फूल खिलेगा, और जेजेपी का कितना सहयोग मिलेगा कमल का फूल खिलाने में, या फिर जो दावे यहाँ तंवर साहब के हैं कि इनेलो के पक्ष में हवा बह रही है, तो कितना वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, वो देखने वाला लायक बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सबों से बात करके पता चल रहा है कि कितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं बड़ौदा के इस सियासी रण में। एक सवाल हमने पूछा था, वो सवाल एक बार दिखा रहे हैं। देखिए, क्या बीजेपी का जोरदार चुनाव प्रचार कृषि कानूनों के खिलाफ उपजे गुस्से को कम कर पाएगा? यस और नो में जो आपने जवाब दिया है वो देखिए। 16% लोगों का कहना है कि हाँ, बीजेपी का जोरदार चुनाव प्रचार कृषि कानूनों के खिलाफ उपजे गुस्से को कम कर पाएगा, और 84% कहते हैं कि नहीं, इससे गुस्सा कम नहीं होगा। तो ये जवाब बहुत कुछ है, बीजेपी को और ज्यादा होमवर्क करने के लिए ग्राउंड लेवल पर। बहुत शुक्रिया सबों का यहाँ पर आने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, और इसी के साथ प्राइम टाइम डिबेट में यही